बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब्दुर्रऊफ जावेद यूट्यूब चैनल की वसादत से तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ऐसे के हवाले से एक जो सीक्वेंस है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये ऑर्गेनिक वे है किसी भी ऐसे को तैयार करने का, बिलखसूस पाकिस्तानी मुआशरे में और बिलअमूम किसी भी मुआशरे में। अगर आपने इस ऑर्गेनिक सीक्वेंस को सामने रख लिया तो मैं नहीं समझता कि आपका इंग्लिश ऐसे किसी भी लिहाज से वो ड्रॉप हो सकता है। मुआशरे के अंदर जब हम उसकी बुनियादी इकाई को देखते हैं तो वो हमारे सामने एक फर्द की शक्ल में उसकी बुनियादी इकाई नजर आती है। फर्द जिसको हम सिटीजन कहते हैं। सिटीजन सिटीजन से पीछे एक सोसाइटी और सोसाइटी से ऊपर हम एक स्टेट की बात करते हैं। यह है सोसाइटी, सिटीजन और स्टेट की एक ट्राइका बनती है। इसको क्या कहते हैं? ट्राइका। यह है आपकी स्टेट, यह आपकी है सोसाइटी, यह आपका है सिटीजन। ये सिटीजन और स्टेट के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसको सबसे पहले हमें जो थ्योरी पेश की जाती है उसका नाम है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स एक फिलोसोफर है, वेस्टर्न फिलोसोफर, जो ये कहता है कि मुआशरे के अंदर रियासत और शहरी के मबैन एक मुआहदा मुआवजे वजूद में आता है जिससे सबसे पहले हमारे पास राइट्स, RIGHTS, राइट्स, हकूक की बात सामने आती है। वो कहते हैं कि एक सिटीजन ने सरेंडर किया फॉर द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, मुआशरे के मुश्तरका मफाद के लिए ये उन्होंने सरेंडर्स किए अपने राइट्स, अपने हकूक के। इज्तिमाई तौर पर हमारे सामने एक ऐसी एंटिटी मौजूद हो जिसका रियासत का नाम दिया गया, जो हमारे सब के सोसाइटी के ओवरऑल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। यह था बेसिकली वो थॉमस हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके जरिए रियासत और शहरी का एक ताल्लुक मर्ज वजूद में आता है। जितना भी कानून इवॉल्व हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, जितना कानून जिन जिन इर्तिकाई अवामिल से होता हुआ, इर्तिकाई मराहिल तय करता हुआ आज जिस शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, इसने सोसाइटी का किस तरह मंजरनामा हमारे सामने पेश किया, सोसाइटी किस तरह किन किन मराहिल से गुजरती हुई आज हमारे सामने जो जिस शक्ल में मौजूद है, इसमें शहरी के हकूक की जितनी आज आवाज सुनाई दे रही है, इससे पहले कभी इस तरह सुनाई नहीं देती थी। जब हम इस रियासत की बात करते हैं, रियासत, सियासत, मुआशरत, मईशत, सफारत, ये लफ्ज जो है, अगर कानून के तालिब इल्म होने के नाते या एक कंपटीशन के स्टूडेंट होने के नाते अगर आपको इस सीक्वेंस का नहीं पता चलता, ये वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं बनते, आपको इस सारे स्ट्रक्चर की समझ नहीं आती, तो समझ लीजिए कि आप अभी तिफले मकतब हैं। अभी आप
पुख्तगी की उस स्टेज तक नहीं पहुंचे, समझ लीजिए, जहां पे आपकी सिलेक्शन होती है, पीपीएससी जहां पे आपको सिलेक्ट करता है। जरा गौर करिएगा, रियासत और फर्द, जिसको मैंने सिटीजन कहा, शहरी कहता हूं जिसे मैं, रियासत और शहरी के मबैन, रियासत और शहरी के मबैन जब वाहदा होता है तो यह चीज मार्ज़े वजूद में आती है, जिसको हम मुआशरत कहते हैं। एक मुआशरा तश्कील पाता है, अफराद का मजमूआ क्या बनाता है, और बहुत से मुआशरे मिलकर क्या बनाते हैं, रियासत। और रियासत और मुआशरत को किसने चलाना है, सियासत ने चलाना है। जब सियासत ठीक होगी तो मईशत मजबूत होगी। अगर आपकी सियासत गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है तो आपकी मईशत लड़खड़ाती नजर आएगी। आप अक़वाम आलम में आपका मकाम मुआशी एतबार से और मुआशरती एतबार से तनज़ली की तरफ जाएगा, गुड इमेज नहीं बनेगा। मैं जो वर्ड यूज करूंगा आपके सामने नोट करते आइए। आपकी वोकैबुलरी का वो हिस्सा हूं, आपने उर्दू ऐसे लिखना है या आपने इंग्लिश ऐसे लिखना है। अगर आपने इन चीजों को अपनी वोकैबुलरी का हिस्सा ना बनाया तो समझ लीजिए कि आपके अंदर वो खुशबू नजर नहीं आएगी एग्जामिनर को, पेपर सेटर को, जो एक सिलेक्टिव कैंडिडेट्स, डिजर्विंग कैंडिडेट्स के अंदर होनी चाहिए। तो जब ये रियासत हमारे पास वजूद में आ गई, अब इस रियासत को किस चीज ने बांध के रखना है। रियासत, सियासत, मुआशरत, मईशत और सफारत, ये वर्ड्स आपने नहीं भूलने। रियासत, शहरी और मुआशरा, ये वर्ड्स आप मत भूलिएगा। अगर आप कंपटीशन के एस्पिरेंट्स हैं, आप सियासत के स्टूडेंट हैं, मैं कहता हूं कि जो कंपटीशन का स्टूडेंट होता है वो एक अच्छा वकील भी होता है, क्योंकि वो कानून का तालिब इल्म भी होता है। जो नई डेवलपमेंट्स हो रही होती है हालात हाजरा पे, वो मुफस्सल गुफ्तगू कर सकता है। अगर आप हालात हाजरा पे गुफ्तगू नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आप कंपटीशन के स्टूडेंट नहीं हैं। आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि मैं कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा हूं और मुझे हालात हाजरा का भी नहीं पता। ये दो चीजें, मुख्तलिफ चीजें हैं, एक मशरिक है, एक मगरिब है। आपको एक ही समत में चलना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो हालात हाजरा पे आपकी स्ट्रांग ग्रिप होनी चाहिए। इसके अलावा आपका कोई रोल नहीं है बीइंग एन एस्पिरेंट ऑफ कंपेटिटिव एग्जाम्स। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन सारी चीजों को, ये आपको आसूदगी कहां से मिलेगी? ये आपको आसूदगी और खुराक मिलनी है न्यूज़पेपर से। आपका ऐसे है ही न्यूज़पेपर। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो इस गलत फहमी मत रहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं कंपटीशन की। अगर आपने कंपटीशन का एक स्ट्रांग कैंडिडेट बन के सामने आना है, अपने मद्दे मुकाबिल को आपने टफ टाइम देना है, तो याद रख लीजिए कि न्यूज़पेपर का सबसे पहले बड़ा रोल होगा। यह न्यूज़पेपर ही बताएगा आपको कि रियासत और सियासत क्या है, मईशत और मुआशरत क्या है, सफारत क्या है। अभी मैं कानून और आइन की तरफ नहीं गया, अभी मैं सिर्फ बात करूंगा रियासत की। अब जब हमारे सामने एक रियासत वजूद में आ गई, जिसे हम स्टेट कहते हैं, रियासत हमारे सामने मर्ज़े वजूद में आ गई। अब रियासत को किस चीज ने बांध के रखना है, रियासत को किस चीज ने चलाना है? रियासत के मैं अगर पिलर्स की बात करूं तो हमारे सामने 3 पिलर्स आते हैं। कौन से पिलर्स आते हैं? 3 पिलर्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लेजिस्लेचर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुकन्ना, जो कानून साजी करने का पिलर है, जो कानून साजी होती है। दूसरा हमारे पास पिलर आता है एग्जीक्यूटिव का, जिसको हम इंतजामिया कहते हैं। जो लेजिस्लेचर ने कानून साजी की है, जैसे आज हमने करंट अफेयर में पढ़ा कि मदारिस एक्ट 2024,
न्यूज़पेपर के अंदर ये आया है, एक आम घर के अंदर चार दीवारी में एक बंद कमरे में बैठा जो तालिब इल्म है वो ये समझेगा कि मदारिस एक्ट 2024 आया है, लेकिन बेसिकली क्या है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट 2024। जो सोसाइटीज एक्ट 1860 था उसके अंदर अब 2024 में तरमीम हुई है, तो वो उसको उन्होंने मदारिस एक्ट का नाम दे दिया गया। यानी अब जो भी मदारिस की रजिस्ट्रेशन होगी वो इस एक्ट यानी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट अमेंडमेंट 2024 के तहत होगी। दो कंडीशन है, मैं जैली बता रहा हूं आपको कि नए बढ़ने वाले मदारिस एक साल के अंदर पाबंद है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने की। नंबर 2, जो पुराने हैं वो 6 माह के अंदर अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये किसने बताया आपको? न्यूज़पेपर ने बताया। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे तो आप इस मसला खराब है। ये कहां पे चीज हुई? ये लेजिस्लेचर के अंदर हुई है। अब इसको मदारिस को 6 माह या 1 साल के अंदर रजिस्टर्ड करना है। अगर नहीं करते तो कौन इनका हाथ पकड़ेगा और इनको रजिस्ट्रेशन की तरफ ले जाएगा? ये है एग्जीक्यूटिव। ये क्या है? एग्जीक्यूटिव है, ये इंतजामिया है। अब एग्जीक्यूटिव सही तरह काम कर रही है नहीं कर रही? लेजिस्लेचर जो सही तरह काम कर रही है नहीं कर रही, ये किसने चेक करना है? ये आपकी जुडिशरी ने करना है, जिसको हम अदलिया कहते हैं। ये काम इसने करना है। इसको इन 3 पिलर्स को, वो लेजिस्लेचर हो, वो एग्जीक्यूटिव हो, वो जुडिशरी हो, इन 3 पिलर्स की भी हदूदों कयूद सेट कर दी गई हैं। इनकी भी लिमिटेशन सेट कर दी गई हैं। इनके लिए भी सेट ऑफ प्रिंसिपल बना दिया गया है, एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए हैं जो इन तीनों पिलर्स को आपस में रेगुलेट करते हैं। उन पिलर्स को, उन सेट ऑफ रूल्स को, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइन। आईने नौ से डरना, आईने तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही है कठिन कौमों की जिंदगी में। अल्लामा इकबाल कहते हैं आईने नौ, नई चीजों से डरते हो और पुरानी चीजों में पड़े रहते हो। सुन लीजिए, लिखिएगा बाद में। आईने नौ से डरना, नई चीजें हमेशा उससे वार्म वेलकम करें, उनको अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं, अपडेट करें अपने आप को। जमाने के बदलते जो ट्रेंड्स हैं उनको अपने पॉजिटिवली अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं। तर्जे कोहन, पुरानी चीजों पे ना अड़े रहें। आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही है कठिन कौमों की जिंदगी में। बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन जिसको क्या कहते हैं? ये वो मुसव्वदा है, वो सेट ऑफ रूल्स है जो इन 3 पिलर्स को रेगुलेट करता है, इनकी बाउंड्री सेट करता है कि ये एक दूसरे के अंदर ना घुसें, एक दूसरे के डोमेन में इंटरवीन ना करें। ये किसने बताया? आइन ने बता दिया है। अब हमारे सामने एक ऐसा डॉक्यूमेंट सामने आया जो रेगुलेट करेगा 3 पिलर्स ऑफ स्टेट को, उसको हम आइन कहते हैं। अब जो मैंने एक चीज बताई, ये किस लिए लेजिस्लेशन करेगी, ये एग्जीक्यूटिव किस लिए इंप्लीमेंट करेगी, इंतजामिया जिसे कहते हैं, और जुडिशरी देखेगी कि इसके मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इसने बताना है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि जुडिशरी का क्या डोमेन है, एग्जीक्यूटिव का क्या डोमेन है, और लेजिस्लेचर का क्या डोमेन है। इन तीनों डोमेन्स के अंदर तीनों पिलर्स काम करेंगे। एक चौथा पिलर भी बन रहा है अब रियासत का, जिसको हम कहते हैं मीडिया, प्रेस। ये पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विच इज द ऑर्गन हैविंग एज्यूम्ड द शेप ऑफ 4th पिलर ऑफ स्टेट? वो मीडिया है। अब इनके क्या रोल्स होंगे, इनके डोमेन्स क्या होंगे, ये किसने बताना है? कॉन्स्टिट्यूशन हैज नथिंग टू डू विद द अफेयर्स ऑफ वन पर्सन विद अदर पर्सन। कॉन्स्टिट्यूशन को इससे कोई सरोकार नहीं
कि एक इंसान का दूसरे इंसान से ताल्लुक क्या होगा मुआशरे के अंदर। वो जनरली ये देखेगा, इनके रूल सेट करेगा, जुडिशरी क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, लेजिस्लेचर क्या करेगी। अब मैं बात करने लगा हूं, आइन से आगे जाऊंगा कानून की तरफ, जिसको हम लॉ कहते हैं। लॉ, कानून जो है वो शहरी, जो मैंने कहा था सोसाइटी का सिटीजन। अगर कोई आपसे पूछे कि एक मुआशरे का यूनिट क्या है, ईंट किसे कहते हैं, वो फर्द है, फर्द वाहिद, अफराद है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, यानी हर फर्द ने रोल प्ले करना है तो जाके एक अच्छा मुआशरा बनेगा। ये जो सितारे टमटमाते हैं ये बेसिकली क्या है, अफराद ही होते हैं जो सितारा मिल्लत पे टिमटमाते हैं, जिसको हम सिटीजन कहते हैं। अब जब हम सोसाइटी के अंदर फर्द के माबैन अफराद, इंडिविजुअल्स का बाहमी रिलेशन देखते हैं, तो हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं एक रुख पेश करेगा, तस्वीर पेश करेगा। हमारे सामने जो लॉ होगा वो बताएगा कि एक फर्द का दूसरे फर्द के साथ रवाबत कैसे होंगे, ताल्लुकात कैसे होंगे, क्या हदूद कयूद होगी एक शख्स की। मैं अगर आपको थप्पड़ मारूं तो क्या आइन बताएगा कि मुझे किस तरह सजा मिलेगी, मुझे कानून बताएगा। ये हमारा पीपीसी जिसे कहते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड, ये हमारा सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या हमारे जो लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं जितने भी, ये क्या है, ये हमारे लॉज हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आज से आपने ऐसे की तैयारी करनी है तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो बुनियादी डिफरेंस आया वो आइन और कानून का ये फर्क सामने आया। आइन रियासत के 3 पिलर्स के दरमियान मामलात कैसे चलेंगे, एग्जीक्यूटिव का डोमेन क्या है, जुडिशरी का डोमेन क्या है, लेजिस्लेचर का डोमेन क्या है, इन तीनों चीजों को, या प्रेस का डोमेन क्या होगा, इनके दरमियान जो हदूदो कयूद है वो जो सेट करेगा डॉक्यूमेंट, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्रेट डॉक्यूमेंट, वो मुकद्दस आपके सामने मुसवदा है विच रेगुलेट्स द अफेयर्स बिटवीन 3 पिलर्स ऑफ स्टेट। क्लियर हो गया। जबकि कानून क्या है, लॉ क्या है, इज अ सेट ऑफ रूल्स which govern the affairs between the citizens of the society। अफराद के दरमियान जो ताल्लुक है वो कैसा होगा, उनकी हदूदो कयूद, उनकी लिमिटेशंस क्या होंगी, वो किस तरह बात करेंगे, किस तरह उनके दरमियान ताल्लुकात इस्तवार होंगे, उनकी बाउंड्रीज क्या हैं, वो क्या बताएगा, कानून बताता है। ये है आइन और कानून का बेसिक डिफरेंस। अब हम सबसे पहले जब हम बात करते हैं ऐसे की, ये बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज हमारे माइंड में होना चाहिए, इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि मैंने जो आपको ऑर्गेनिक एक स्ट्रक्चर देना है, कोई भी ऐसे को आपने एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए ये बैकग्राउंड नॉलेज था जो मैंने आपसे शेयर की है। अब मैंने जब रियासत की बात की, ऐसे है ना, मजमून लिखना है ना आपने, ESSAY, ऐसे मतलब आई से, व्हाट आई से, मैं क्या कहता हूं रिगार्डिंग एनी टॉपिक, मेरा क्या ओपिनियन है। वो जब मैंने आपके सामने जो बैकग्राउंड नॉलेज रखा, अगर वो नहीं है तो आप नहीं कर सकेंगे, ऐसे आप बात ही नहीं कर सकेंगे, ना रियासत पे, ना सियासत पे, ना मईशत पे, ना मुआशरत पे, ना सफारत पे, ना फर्द पे, ना मुआशरे पे, ना रियासत पे। ये आपके सामने एक सीक्वेंस बनता है। अगर आपने ऐसे ना चलाया तो समझ लीजिए कि दड़म तख्ता गिरेंगे आप। वो आपका 1 पेपर हो, वो आपका मोर देन 100 पेपर्स हों, आपका पीपीएससी का इंटरव्यू हो, आपके पास अगर इन लाइंस पे बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो समझ लीजिए यू आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। आप अगर अहमकों की जन्नत में रहना चाहते हैं तो रह लें। मेरे नजदीक अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा और इन चीजों को आपने तैयार नहीं किया तो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज।
सो मैंने आपके सामने ये चीजें रखी। जब मैंने रियासत की बात की तो मैंने कहा कि रियासत ही वो मां है जिसने मेरे और आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। रियासत ही कस्टोडियन है आपके और मेरे राइट्स की। और अगर रियासत कमजोर पड़ गई तो सारे मामलात नीचे तक आएंगे। मैं आपको यहां से जुर्म तक लेके जाऊंगा, क्राइम, स्टेट से क्राइम तक का सफर जो है ये वो ऑर्गेनिक सफर है। अगर रियासत के अंदर चंद चीजें हो गई तो क्राइम नहीं होगा, और अगर रियासत के अंदर चंद चीजें ना हुई तो उसका अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट है, वो क्राइम की सूरत में हमें नजर आएगा। अब क्राइम से मुराद सिर्फ वो नहीं है कि मैंने आपके साथ ज्यादती की है, नहीं। रियासत के अंदर जो मुआशरे हैं अगर वो एक बिगड़ी हुई शक्ल पेश करेंगे तो वो भी क्या है, अगर अफराद मुआशरा अपना प्रॉपर रोल प्ले नहीं कर रहे, उस मुआशरे की सही बुनियादों पर तरवीज नहीं हो रही, नशोनमा नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, अफराद मुआशरा की बात कर रहा हूं, तो समझ लीजिए कि ये जो मैंने सीक्वेंस अभी बतानी है ना आपके सामने, इसमें कहीं ना कहीं झोल आ रहा है। तो क्या सीक्वेंस बनेगी? सबसे पहले मैंने कहा कि किस चीज ने रियासत को बांध के रखना है, मैं उस तरफ आऊंगा अभी। ये सीक्वेंस याद रख लीजिए, आप कैसे क्लियर हो गया। इंग्लिश में ऐसे आ जाए, उर्दू में ऐसे आ जाए, या आपने पीपीएससी के पैनल को फेस करना है कि हां किस तरह मुआशरे के अंदर खराबियां पैदा होती हैं, बिगाड़ आता है, जो उसका एक फितरती और नेचुरल प्रोसेस है आगे बढ़ने का, वो किस तरह इन्हतात इखलाकी तौर पर इन्हतात का शिकार होता है, तनज़ली का शिकार होता है, किस तरह होता है, ये आपको इन्हीं चीजों से पता चलेगा। सबसे पहले मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन। याद रख लीजिए, अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो आप एक रियासत को देख रहे हैं जनरल पर्सपेक्टिव में, और रियासत को किस चीज ने बांध के रखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। जिस मुआशरे में, जिस रियासत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का तकद्दुस पमाल किया जाता है, वो मुआशरे बिगाड़ की शक्ल में हमें नजर आते हैं। वहां पे बिगाड़ पैदा होता है, वहां पे लोगों का अपने सिस्टम पे ट्रस्ट उठ जाता है। जब ट्रस्ट उठ जाता है तो फिर वो मुआशरा नहीं रहता, वहां पे जंगल का कानून होता है, वो जंगल होता है। कानून की बात नहीं कर रहा, वो जंगल होता है, और जंगल का अपना कोई कानून नहीं होता। कानून कहां होते हैं? मुआशरे के अंदर होते हैं। अब मैंने सबसे बुनियादी चीज आपके सामने क्या रखी? कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन का तकद्दुस पमाल नहीं होना चाहिए। इसको मैं लिखता हूं सैंक्टिटी, SANCTITY, सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह मेरी सबसे पहली एक ग्राउंड है, इसको मैं कहता हूं ये मेरी रेड लाइन है, ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए। नोट कर लें इसे। यह है सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन का तकद्दुस, यह पमाल नहीं होना चाहिए। सैंक्टिटी तकद्दुस को कहते हैं। किसको कहते हैं? तकद्दुस। सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इनवायलेबल। वर्ड यूज किया है मैंने, इनवायलेबल। इनवायलेबल, इसको मजरू नहीं होना चाहिए। तकद्दुस मजरू नहीं होना चाहिए। मैंने आपको सारा पीछे रियासत और फर्द के दरमियान ताल्लुक और रियासत किन स्तूनों पे खड़ी होती है वो बता दी है। सबसे पहले मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रियासत के 3 पिलर्स मैंने बताए, सबसे पहले क्या बताया? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब ये मैंने 3 पिलर्स बताए आपके सामने। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन का तकद्दुस
मेंटेन है, आप इंश्योर कर रहे हैं, यकीनी बना रहे हैं। क्या वर्ड मैंने यूज किया? इंश्योर करना। इसको सर इंश्योर करें, यकीनी बनाएं इसे। अगर सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर हो रही है तो ये जो तीनों पिलर्स हैं ये अपनी अपनी डोमेन में काम करेंगे। इसको वर्ड दिया गया सेपरेशन ऑफ पावर्स का। सेपरेशन, इनके दरमियान एक जो थिन लाइन है, इनके दरमियान ये जो लाइन है ये मौजूद है, ये वायलेट नहीं हुई। अगर क्या है? सैंक्टिटी, तकद्दुस, आइन का एहतराम बवाल नहीं किया जा रहा, मजरू नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब है कि ये जुडिशरी है जो विच इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? ये है जुडिशरी, से कहते हैं कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जुडिशरी जो है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये देख रही है कि एग्जीक्यूटिव अपना रोल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्ले कर रही है, लेजिस्लेचर अपना रोल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्ले कर रही है। ये किस सूरत में है? जब सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर की जा रही है, उसको यकीनी बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि तीनों स्टेट इंस्टीट्यूशंस, ये कहते हैं, इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। इनके दरमियान सेपरेशन ऑफ पावर्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तीनों इदारे अपने अपने डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं। किस सूरत में? जब सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्योर किया जा रहा है। तो अब दूसरी तरफ आ जाए, जब सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पामाल किया जा रहा है, वायोलेट किया जा रहा है। दूसरा वर्ड है वायोलेट। वायोलेट किया जा रहा है, मजरू किया जा रहा है, पामाल जिसे कहते हैं, पामाल किया जा रहा है। पामाली हो रही है ना। जब पामाली हो रही है तो फिर क्या होगा? फिर एक कॉन्सेप्ट नजर आता है जिसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस। ओवरलैपिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस क्या कहते हैं? ओवरलैप होना, यानी जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के डोमेन में घुस रही है, जुडिशरी लेजिस्लेचर के डोमेन में घुस रही है, लेजिस्लेचर जुडिशरी के डोमेन में घुस रही है, और एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी का काम कर रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसको कब? जब सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? वायलेट किया, वायलेशन हो रही है। तो उससे क्या कॉन्सेप्ट जन्म लिया? ओवरलैपिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन। ओवरलैपिंग, एक दूसरे के डोमेन में घुसा जा रहा है। इस इंटरवेंशन को जो एक दूसरे के डोमेन में की जा रही है, इसके लिए वर्ड यूज होता है ओवरलैपिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन। तो क्या होगा? अब आपको यह चीज समझ आ गई होगी। ओवरलैपिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, मैंने कहा कि सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन हो रहा है। अब ओवरलैपिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन हो रहा है। अब आपके पास वो मटेरियल आ गया है, आपको समझ आ गई कि ओवरलैपिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन क्या होता है। अब इससे हमने देख लिया कि जुडिशरी अपना रोल प्ले नहीं कर रही, लेजिस्लेचर अपना रोल प्ले नहीं कर रही, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? हमारे सामने यह निकलता है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ किसे कहते हैं? कानून की हुक्मरानी। क्या नहीं है?
कानून क्यों गुमराह? मैंने आपको कानून ही बताया हुआ है। कानून क्या है? मुआशरे के अफराद का बाहमी रब्त कैसे होगा। आइन ने कहा कि रियासत के जो 3 पिलर्स हैं उनका बाहमी रब्त कैसे होगा, जबकि कानून ने कहा कि अफराद मुआशरा का बाहमी रब्त कैसे होगा। हमने कहा कि जब ओवरलैपिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस होगी तो फिर क्या होगा? रूल ऑफ लॉ, अब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ होगा। क्या होगा? अब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ होगा। जब अब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ होगा तो एक आम शख्स का इस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं उठेगा। ट्रस्ट डिफ्यूज होगा, जिसको ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इत्मीनान की कमी आ गई। जब ट्रस्ट डेफिसिट होगा तो क्या होगा? लॉलेसनेस नहीं आएगी। लॉलेसनेस होगा तो क्या होगा? नहीं, अभी हम लॉलेसनेस से क्या हुआ? सबसे पहले ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, डिफ्यूज हुआ इत्मीनान लोगों का, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। जब फॉरेन यानी बाहर से लोग पैसा ही नहीं ला रहे, इधर कारोबार ही नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे, इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही। जब इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी तो लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी। क्या नहीं होगा? जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी। भाई जाहिर है ट्रस्ट ही नहीं है, मैं अपना पैसा नहीं फेंकूंगा। ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम कानून की गुमराही नहीं है ना, कोई पूछेगा ही नहीं। माइट इज राइट होगा, जिसके पास लाठी है उसी की बहस होगी। ये नहीं चलेगा। इसलिए वहां पे लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लोकल लोग भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। उससे जब ट्रस्ट डेफिसिट होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, लोकल इन्वेस्टर काम नहीं करेंगे, तो जो लोग हैं ज़हीन आइडियाज वाले लोग, वो यहां से माइग्रेट करेंगे, जिसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन होगा। ब्रेन ड्रेन, लोग यहां से निकल जाएंगे। अब जब आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, लोकल इन्वेस्टर भी काम नहीं कर रहा, तो फिर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी तो फिर क्या होगा? फिर वहां पे पॉवर्टी आएगी, गुर्बत आएगी। तो गुर्बत अकेली नहीं आती, और गुर्बत बांझ नहीं होती, बच्चे देती है। और वो बच्चे किस शक्ल में होंगे? वो अफरा तफरी की शक्ल में होंगे, लॉलेसनेस की शक्ल में होंगे, बेचैनी की शक्ल में होंगे, दहशतगर्दी की शक्ल में होंगे, वो जुर्म की शक्ल में होंगे, वो शिद्दत पसंदी की शक्ल में होंगे, वो मजहबी इंतहा पसंदी की शक्ल में होंगे, वो गैर यकीनी सूरत हाल की शक्ल में होंगे। ये सब किस चीज की पैदावार होगी? पॉवर्टी की पैदावार होगी। तो पॉवर्टी से फिर ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं, लॉलेसनेस, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, ये रेडिकलिज्म, ये रीजनलिज्म, ये क्या होगा? प्रोविंशियलिज्म, ये क्या होगा? सारा कुछ ये किसकी पैदावार होगी? पॉवर्टी की। और याद रखिएगा, पॉवर्टी बांझ नहीं होती, बच्चे देती है। और बच्चे किस शक्ल में होंगे? अफरा तफरी की शक्ल में होंगे, मायूसी की शक्ल में होंगे, महरूमी की शक्ल में होंगे, बेचैनी की शक्ल में होंगे, शिद्दत पसंदी की शक्ल में होंगे, मजहबी मुनाफरत की शक्ल में होंगे। और जब किसी मुआशरे के अंदर ये सारे बच्चे मौजूद होंगे तो वहां पे क्या होगा? वहां पे मुआशरा एक सेहतमंद जानदार पिक्चर पेश नहीं करेगा। वो क्राइम रिडन सोसाइटी होगी। क्राइम रिडन, RIDDEN, क्लास रिडन, CLASS, क्लास रिडन सोसाइटी होगी। वो सेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी होगी। सेगमेंटेशन
यानी क्लास मुआशरे के अंदर तफरीक आ जाएगी, गरीब से गरीब स्तर होता जाएगा, अमीर तर होता जाएगा, वहां पे महरूमी आएगी, वहां पे मेटीरियलिज्म आएगा, मादियत प्रस्ती आएगी, एहसास नहीं होगा, अखुवत भाईचारा रिवादारी नहीं होगी, वहां पे मजहबी इंतहापसंदी, मजहबी मुनाफरत, दहशतगर्दी होगी, वहां पे अफरा तफरी का आलम होगा, वहां पे रब्त नहीं होगा सोसाइटी के अंदर, जिसको हम सोशल कोहिरेंस कहते हैं, कोहिरेंस वो नहीं होगी। तो फिर ऐसा मुआशरा आलम कुफर में तो जिंदा रह सकता है मगर नाइंसाफी में जिंदा नहीं रह सकता। तो ये है वो मुआशरे की शक्ल जो कहां से चली, सेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की शक्ल में चली। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें आ गई। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट की रोशनी में अपने ऐसे को फैलाएंगे, किसी भी सोशल लेवल पे आपका टॉपिक आ जाए, तो ये एक सीक्वेंस है जिसको सामने रख के आप अपने ऐसे को फैला सकते हैं। आज हम इतना ही इसको सम अप यहां पे करते हैं। कल इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 ऐसे को लेकर चलेंगे। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। इसको बार बार सुनिएगा, ये बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। इसी से ही आपने अपना एक बड़ा जबरदस्त शाहकार की सूरत में आपने अपनी एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, जिससे आपके सारे जो है ख्वाब एसोसिएटेड होंगे, अटैच्ड होंगे। बहुत सी नेक दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।